वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है हेमरेजेस के मेनिंजेस, जो कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, न्यूरो एनाटमी। सो मेनिंजेस जो उसके अराउंड कवरिंग होती है उनसे रिलेटेड कुछ हेमरेजेस हैं जो हमने आज डिस्कस करने हैं। सो हेयर इज़ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सपोज करें कि इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सर्दी लग रही है, सो हमने इसके गिर्द कंबल लपेटने हैं ताकि इसको सर्दी ना लगे। तो पहली कंबल जो इसके गिर्द है, पहली कंबल तो ये पहली कंबल जो इसके गिर्द हमने लपेटी है, इसको हम नाम देते हैं पाया मैटर। पहली कौन सी है? पाया मैटर। पाया मैटर का क्या मतलब है? इसमें जो दो लफ्ज़ हैं, एक पाया और एक मैटर। इस पाया का क्या मतलब है और इस मैटर का क्या मतलब है? इस पाया का मतलब है सॉफ्ट और मैटर का मतलब है मदर। सो इट इज़ अ सॉफ्ट मदर कवरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पहली हो गई पाया मैटर। अब इस पाया मैटर, ये जो कंबल है, इसको लपेटने के बावजूद भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सर्दी लग रही है। सो अब हमने इसके गिर्द एक सेकंड कंबल लपेटनी है। ये जो सेकंड कंबल हमने इसके गिर्द लपेटी, इसको हम नाम देते हैं अरेकिनॉइड मैटर। इसको हम नाम क्या देते हैं? अरेकिनॉइड मैटर। अब इसमें जो मैटर का लफ्ज़ है, इसका वही मतलब है कि मदर। इस अरेकिनॉइड का क्या मतलब है? अरेकिनॉइड का मतलब है स्पाइडर। सो इट इज़ अनदर मदर कवरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ लाइक स्पाइडर। अब इसको हम अरेकिनॉइड क्यों कहते हैं, स्पाइडर क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिक्यूलाई जो हैं वो इस अरेकिनॉइड मैटर को पाया मैटर के साथ कनेक्ट करा रहे होते हैं, और इसी तरह इसी उन कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिक्यूलाई की वजह से जब हम अरेकिनॉइड मैटर को देखते हैं तो ये हमें एक स्पाइडर की शेप की नज़र आती है, इसलिए हम इसको कहते हैं अरेकिनॉइड मैटर। तो बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिक्यूलाई जो हैं अरेकिनॉइड मैटर को पाया मैटर के साथ कनेक्ट करा रहे होते हैं, और इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिक्यूलाई की वजह से अरेकिनॉइड मैटर की जो अपीयरेंस है वो स्पाइडर लाइक होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अरेकिनॉइड मैटर। अब ये दो कंबल लपेटने के बावजूद भी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहता है भाई मुझे सर्दी लग रही है, तो सर्दी बाहर बहुत है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसके गिर्द एक और कंबल लपेटते हैं, एक और इस तरीके से इसको कवर करते हैं। ये जो लास्ट कंबल इसके गिर्द हमने लपेटी है, इसको हम नाम देते हैं ड्यूरा मैटर। इसको हम क्या नाम देते हैं? ड्यूरा मैटर। मैटर मीन्स मदर एंड ड्यूरा मीन्स टफ। सो इट इज एन अदर टफ मदर कवरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके अराउंड 3 कवरिंग्स होती हैं। पहली को हम पाया मैटर कहते हैं। इट इज़ पाया मीन्स सॉफ्ट एंड मैटर मीन्स मदर, सो इट इज़ अ सॉफ्ट मदर कवरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड वन इज कॉल्ड अरेकिनॉइड मैटर बिकॉज due to connective tissue trabeculi it appears like a spider, and the last one is called dura matter, जो कि पाया मैटर और अरेकिनॉइड मैटर के बाद उसको कवर कर रही होती है। इन तीनों की तीनों प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को हम नाम देते हैं मेनिंजेस का। इन तीनों प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? मेनिंजेस का।
मेनिंजेस। सो मेनिंजेस अगर कोई पूछे क्या होती हैं, सो हम कहेंगे दीज आर द प्रोटेक्टिव, दीज आर द कवरिंग मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज जो हमने डिस्कस करना है टॉपिक वो ये है कि इस मेनिंजेस से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल कंडीशंस हैं, हेमरेजेस, तो वो हमने डिस्कस करने हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 4 तरह के जो हेमरेजेस हैं उनको डिस्कस करना है। एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज, सब अरेकिनॉइड हेमरेज एंड इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। पहला हेमरेज कौन सा है? एपिड्यूरल हेमरेज, फिर सबड्यूरल हेमरेज, फिर सब अरेकिनॉइड हेमरेज और फिर इंट्रासेरेब्रल। सो इनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एपिड्यूरल हेमरेज को। तो सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं? एपिड्यूरल हेमरेज। एज द नेम इंडिकेट्स, एपिड्यूरल हेमरेज जो है इट अकर्स इन एपिड्यूरल स्पेस, it occurs in epidural space. Now the question is what epidural space is? epidural space क्या है? सबसे पहले आपको epidural space का कंसेप्ट होना चाहिए। सपोज ये है हमारी स्कल बोन, ये क्या है? हमारी स्कल बोन। ये है हमारी स्कल बोन। अब बिल्कुल स्कल के नीचे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कवरिंग्स हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, उनका नाम क्या है? पहले इनर जो है पाया मैटर है, उसके बाद रेटिनॉइड मैटर आती है और उसके बाद जो है ड्यूरा मैटर आती है और उसके बाद जो है वो बोन आती है स्कल की। सो अगर हम आउटसाइड से स्टार्ट करें तो सबसे पहले क्या आएगी? ड्यूरा मैटर। जो ड्यूरा मैटर होता है इसकी 2 लेयर होती हैं। ड्यूरा मैटर की 2 लेयर होती हैं। जो एक लेयर होती है वो बिल्कुल बोन के साथ टाइटली अटैच होती है, उससे सेपरेट नहीं हो सकती बिल्कुल। और कुछ ऑथर जो होते हैं दे बिलीव दैट दिस लेयर इज अ पार्ट ऑफ द बोन, तो उसको बोन का पार्ट कंसीडर किया जाता है। चूंकि इसको बोन का पार्ट कंसीडर किया जाता है इसलिए जो ड्यूरा मैटर की ये लेयर है इसको हम कहते हैं पेरिओस्टियल लेयर, पेरिओस्टियल लेयर। और दूसरी लेयर जो होती है उस दूसरी लेयर को हम कहते हैं, जो कि ट्रू ड्यूरा मैटर की लेयर है, उसको कहते हैं मेनिंजियल लेयर। उसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजियल लेयर। सो ये 2 ड्यूरा मैटर की लेयर हैं। ये ऊपर वाली जो है पेरिओस्टियल लेयर जो कि बोन के साथ अटैच है और नीचे जो उसके साथ है उसको हम कहते हैं ट्रू ड्यूरा मैटर की लेयर यानी मेनिंजियल लेयर। अब होता यह है कि नेचुरली एट सर्टेन प्लेसेस these 2 layers are separated from each other to form dural venous sinuses। कैसे? कि कुछ पॉइंट्स पर कि ये जो दोनों लेयर हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और एक स्पेस बन जाती है इन दोनों के दरमियान में। इस स्पेस को लाइन करते हैं एंडोथीलियल सेल्स। इस स्पेस को कौन लाइन करता है? एंडोथीलियल सेल्स। अब इस एंडोथीलियल सेल्स लाइंड स्पेस को हम कहते हैं ड्यूरल साइनस, ड्यूरल साइनस। अब इस ड्यूरल साइनस के अंदर क्या होता है कि वीनस ब्लड जो है वो रन करता है। जैसा कि ये 2 लेयर्स थी,
ऊपर वाली जो थी ये पेरियोस्टियल लेयर और नीचे वाली जो थी ये मेनिंजियल लेयर। कुछ पॉइंट्स पर दोनों जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और उनके दरमियान में एक स्पेस बन जाती है जिनको हम कहते हैं ड्यूरल साइनस। इस स्पेस को लाइन करते हैं एंडोथीलियल सेल्स। अब इस स्पेस के अंदर से जो है वो वीनस ब्लड रन कर रहा होता है। तो ये एक ट्रू स्पेस है जो कि नॉर्मली फिजियोलॉजिकली ड्यूरा मैटर की दोनों लेयर्स के दरमियान में मौजूद होती है कुछ एट सर्टेन पॉइंट्स। इसको हम कहते हैं ड्यूरल वीनस साइनस। इसके अलावा बाकी किसी भी पॉइंट को ले लें इस ड्यूरल वीनस साइनस को छोड़ के बाकी हर जगह पर पेरियोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर आपस में टाइटली अटैच्ड होते हैं। तो ये है हमारे पास पेरियोस्टियल लेयर और ये मेनिंजियल लेयर, ये आपस में अटैच होती हैं इस ड्यूरल वीनस साइनस वाली जगह को छोड़कर। लेकिन इनके दरमियान जो है वो किसी भी पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से स्पेस क्रिएट की जा सकती है। सो इट मीन्स इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल स्पेस मौजूद होती है। पोटेंशियल स्पेस का मतलब वो स्पेस होता है कि जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो तो वहाँ पर स्पेस क्रिएट की जा सकती है। जैसा कि ये दो लेयर हैं पेरियोस्टियल लेयर और नीचे वाली मेनिंजियल लेयर, ये नॉर्मली आपस में टाइटली अटैच है, इनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर कोई पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो तो इनके दरमियान में स्पेस क्रिएट की जा सकती है और ऐसी स्पेस जो कि किसी पैथोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से क्रिएट की जा सके उसको हम कहते हैं पोटेंशियल स्पेस। सो इनके दरमियान में पोटेंशियल स्पेस मौजूद होती है और वो पोटेंशियल स्पेस जो कि पेरियोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर के दरमियान में मौजूद है उसको हम कहते हैं एपीड्यूरल स्पेस। उसको हम क्या नाम देते हैं? एपीड्यूरल स्पेस। और यही वो स्पेस है जिसके अंदर एपीड्यूरल हेमरेज होता है। इस स्पेस के अंदर जो है इस पॉइंट पर एपीड्यूरल हेमरेज होता है। अब एपीड्यूरल हेमरेज, पहली बात तो हमें समझ आ गई कि ये एपीड्यूरल स्पेस के अंदर होता है। सेकंड है कि इस स्पेस के अंदर एपीड्यूरल हेमरेज क्यों होता है। इस स्पेस के अंदर जो एपीड्यूरल हेमरेज होता है वो वेसल्स के रप्चर की वजह से होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एपीड्यूरल स्पेस में कौन कौन सी वेसल्स रन कर रही होती हैं, तो उसका जवाब ये है कि इस स्पेस के अंदर मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स रन कर रही होती हैं। इनके अंदर मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स रन कर रही होती हैं। कि ये पेरियोस्टियल लेयर थी और ये मेनिंजियल लेयर, तो इनके दरमियान में ये रेड वाली आर्टरी और ये ब्लू वाली वेन, तो इनके इस एपीड्यूरल स्पेस में मेनिंजियल आर्टरी और वेन रन कर रही होती है। और मोस्ट कॉमनली जो एपीड्यूरल हेमरेज होता है वो एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर की वजह से होता है। अब मैं आपको ऊपर से बताता हूँ कि ऊपर वाले व्यू से दिखाता हूँ, सुपीरियर व्यू से, कि जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये है हमारा स्कल, सेला टर्सिका, ये कुछ लेआउट्स बनाए। अगर हम स्कल को, क्रेनियम को सुपीरियर व्यू से देखें तो हमें इस तरह की नजर आती है। दिस इज एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस इज मिडिल क्रेनियल फोसा और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और ये फोरामेन मैग्नम। तो जो मिडल क्रेनियल फोसा है उसके अंदर एक फोरामेन होता है, फोरामेन स्पाइनोजम, फोरामेन, बल्कि इस तरफ चलता, फोरामेन स्पाइनोजम। इस फोरामेन स्पाइनोजम से जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है वो क्रेनियम के अंदर एंटर होती है। तो इस फोरामेन से वो क्रेनियम के अंदर एंटर होती है
और दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक को कहते हैं एंटीरियर ब्रांच जो इस तरफ रन करती है और एक पोस्टीरियर ब्रांच। इस फोरामेन स्पाइनोजम से मिडल मेनिंजियल आर्टरी जब अराइज होकर क्रेनियम के अंदर एंटर होती है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। जो एंटीरियर वाली है ये एंटीरियर साइड है ना, यहाँ पर है आपका नोज, तो एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अब ये जो ब्रांच है एंटीरियर ब्रांच ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? अब ये जो ब्लैक वाला मैंने सारा ड्रा किया ये बोन है, सो ये बोन और यहाँ पर जो है मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द ड्यूरा मैटर, क्योंकि ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होती हैं। सो ये उसकी जो मेनिंजियल लेयर है वो है और ये जो है ये बोन है, और उसी के साथ ही बोन के साथ ही पेरिओस्टियल लेयर चिपकी हुई होती है क्योंकि वो उसी का ही पार्ट है बेसिकली बोन का। सो ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये फोरामेन स्पाइनोजम से जब क्रेनियम के अंदर एंटर होकर डिवाइड होगी एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में, तो ये जो एंटीरियर ब्रांचेस है, एंटीरियर ब्रांच है, इट रन्स बिटवीन द पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर एंड द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर, उन दोनों के दरमियान में, और उन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? एपिड्यूरल स्पेस। सो इट मीन्स कि ये जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी है इट इज रनिंग इन द एपिड्यूरल स्पेस। अब कोई भी ऐसी वजह हो जिसकी वजह से ये एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी रप्चर हो तो इस स्पेस के अंदर ब्लीडिंग होगी, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और उसे हम नाम देंगे एपिड्यूरल हेमरेज। अब वो कौन से काजेज हैं जिनकी वजह से एपिड्यूरल हेमरेज हो सकता है, या ये मतलब कि ये ब्रांच जो है ये रप्चर हो सकती है? अब ये जो ब्रांच है ये इधर रन कर रही है इस जगह पर, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी इस जगह पर ऐसे रन कर रही है, एंटीरियर यूं जा रही है। अब किसी भी वजह से अगर ये टेम्पल पर इंजरी हो, टेम्पल पर इस जगह पर टेम्पल पे अगर इंजरी हो तो एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ये जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी है ये रप्चर हो सकती है, और जब ये रप्चर होती है तो इस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर जो है वो ब्लड अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। इस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ब्लड अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इसको हम नाम देंगे एपिड्यूरल हेमरेज का। एपिड्यूरल हेमरेज के बारे में मैंने क्या बताया कि इट अकर्स इन एपिड्यूरल स्पेस। एपिड्यूरल स्पेस इज अ पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पेरिओस्टियल एंड द मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर। अब उसकी क्यों होते हैं कि यहाँ पर जो मेनिंजियल आर्टरीज एंड वेन्स हैं उनके रप्चर होने की वजह से जो मोस्ट कॉमनली एपिड्यूरल हेमरेज होता है वो होता है एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से, जो कि इस टेम्पल वाली जगह पे रन कर रही है बिटवीन द पेरिओस्टियल एंड द मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। सो अगर किसी भी वजह से टेम्पल पर इंजरी हो तो एपिड्यूरल हेमरेज हो सकता है। सो एपिड्यूरल हेमरेज का काज क्या हुआ? ट्रॉमा टू द स्कल। अब जब यहाँ पे ब्लड अकोमुलेट हो जाता है और ये ब्लीडिंग होती जा रही है तो ये ब्लड जो है वो इस स्पेस के अंदर फैलने लग जाएगा, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अब इस तरफ चूंकि बोन है, इस तरफ चूंकि बोन है तो बोन तो उस तरफ नहीं फैलेगी, ये जो ड्यूरा मैटर है ये इस तरफ फैलेगी और यहाँ पे टेंशन डेवलप होगी। सो ये जो ड्यूरा मैटर है ये ड्यूरा मैटर इस तरह जो है अंदर की तरफ फैलेगी और यहाँ पे ब्लड अकोमुलेट होता जाएगा, यहाँ पे टेंशन जो है बढ़ती जाएगी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। अब जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको जब इंजरी होती है तो उनकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है कि जब इस तरह का है कोई हेमरेज हो तो वो उस तरह का पेशेंट आए तो उसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी? नॉर्मली जब कोई स्कल को इंजरी हो तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि उस इंजरी के नतीजे में या बंदा अनकॉन्शियस ना हो, लेकिन अगर अनकॉन्शियस होता है और उस इंजरी के नतीजे में कोई हेमरेज नहीं हुआ, लिसन इट वेरी केयरफुली, कि अगर इंजरी हुई है और इंजरी के नतीजे में बंदा अनकॉन्शियस नहीं हुआ, एक पॉसिबिलिटी है कि अनकॉन्शियस नहीं हुआ, लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी है कि अनकॉन्शियस नहीं हुआ और अगर
उस अनकॉन्शियस हुआ है, लेकिन अगर कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, कोई हेमरेज नहीं है, तो नॉर्मली वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। ये हेड इंजरी के नॉर्मल केसेस हैं कि लेकिन अगर इंजरी हुई है और उसकी वजह से जो हेमरेज हुआ है वो एपिड्यूरल हेमरेज है, तो उसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या होगी कि या तो इंजरी होगी, बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा और फिर अनकॉन्शियसनेस से रिकवर कर जाएगा, फिर प्रोग्रेसिव जो है वो अनकॉन्शियस के लेवल स्टेट में जाता रहेगा प्रोग्रेसिवली, पहले थोड़ा फिर मजीद, इस तरह प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में वो जाता रहेगा। ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इंजरी हुई है और एपिड्यूरल हेमरेज हुआ है तो बंदा जो है वो अनकॉन्शियस नहीं होता इमीडिएटली, इनिशियल अनकॉन्शियस नहीं होती और फिर प्रोग्रेसिव जो है वो अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में जाना शुरू कर देता है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली में क्या है कि इंजरी हुई, सडन अनकॉन्शियसनेस, रिकवर हुआ, फिर प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस, ये पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी क्या है कि इंजरी हुई, कोई अनकॉन्शियसनेस नहीं, फिर प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी क्लिनिकल पिक्चर के अंदर। सो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए, तो अगर ऐसा पेशेंट कोई आए जिसके अंदर प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में वो जा रहा हो, सो यू शुड थिंक ऑफ एपिड्यूरल हेमरेज। तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये पेशेंट जो है इसके अंदर एपिड्यूरल हेमरेज हो सकता है। अब इससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक चीज है, उसको हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। इट इज द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ इनिशियल इंजरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस। जैसा कि सुबह चोट लगी तो उस वक्त का इंटरवल और शाम को जाके वो प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में जाना शुरू हो गया, फौरन कुछ नहीं हुआ, शाम को जाके प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में जाना शुरू हो गया। तो ये जो इनिशियल इंजरी और डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस है, इनके दरमियान का जो इंटरवल है उसको हम कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल, सो इट इज अ डायग्नोस्टिक पॉइंट। ये ल्यूसिड इंटरवल जो है ये इसकी डायग्नोसिस में हेल्पफुल होता है। सो अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसकी हिस्ट्री है कि उसको हेड पे कोई इंजरी हुई है, ठीक है, और जो लेकर आते हैं उन्होंने वो बताते हैं कि ये जब इसको इंजरी हुई थी तो ये फौरन जो है अनकॉन्शियस हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद रिकवर हुआ, अब शाम को ये दोबारा अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में जा रहा है और प्रोग्रेसिव जा रहा है, तो वो कौन सा हेमरेज होगा? वो एपिड्यूरल हेमरेज होगा। अब इसको एक और स्पेसिफिक इसकी चीज़ है, वो ये कि अगर आप सीटी स्कैन करवाएं ऐसे पेशेंट का जिसके अंदर एपिड्यूरल हेमरेज हो, तो ये जो एपिड्यूरल हेमरेज है ये आपको सीटी स्कैन में कैसा नजर आएगा? अब ये जो ब्लड यहाँ अकोमुलेट हुआ है, इट शोज डार्कर कलर, इट शोज डेंसर कलर देन द ब्रेन सब्सटेंस। अब होता क्या है कि जब यहाँ पे ब्लड अकोमुलेट होता जा रहा है तो बोन इस तरफ नहीं फैलती, तो वो बोन को कंप्रेस नहीं करता, वो ड्यूरा मैटर की मेनिंजियल लेयर को कंप्रेस करता है। तो मेनिंजियल लेयर जो है वो ऐसे कंप्रेस होती जा रही है इस तरह। लेकिन आपको पता है कि जो क्रेनियम है इसके अंदर सुचर्स होते हैं, तो सपोज ये ब्लड जो है ये ऐसे फैलता जा रहा था यूं, और यहाँ पे आके एक सुचर आ गया, यहाँ पे एक सुचर आ गया, ये सुचर आ गया। तो जिस जगह पे सुचर हो तो वहां पे ये जो मेनिंजियल ड्यूरा मैटर है, ये ड्यूरा मैटर जो है ये टाइटली अटैच होती है, इस पॉइंट पे ये टाइटली अटैच होती है। ये ब्लड जो है ये इस पॉइंट से मजीद आगे नहीं जा सकता, क्योंकि जहाँ पर सुचर हो वहाँ पर ये ड्यूरा मैटर जो है ये बोन के साथ टाइटली अटैच होती है। फॉर एग्जांपल के यहाँ पे ब्लड इकम्युलेट होना शुरू हुआ है, वो यहाँ से यूं फैलता जा रहा है उस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, तो यहाँ पे जाके सुचर था तो इस पॉइंट से वो आगे नहीं जा सकेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर सुचर आ गया तो वो इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकेगा, इन दोनों सुचर्स के बीच में वो रहेगा। सो इसीलिए इट इज वेरी वेल लोकलाइज। सपोज यहाँ पे कोई सुचर आ गया, इसी तरह यहाँ पे कोई सुचर आ गया, यहाँ पे कोई और बोन, ये सुचर आ गया, इसी तरह यहाँ पे सुचर आ गया, तो जो
ब्लड जब अकोमुलेट हो रहा था और वो मेनिंजियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर को पुश कर रहा था, तो वो इस सुचर से मजीद पुश नहीं कर सकता। तो ड्यूरा मैटर जो है वो फिर उस जगह पे यूं हो जाती है कि इधर ड्यूरा मैटर यहाँ पे सुचर पे टाइटली अटैच, यहाँ पे सुचर पे टाइटली अटैच। अब जितना भी ब्लड अकोमुलेट होगा वो इस तरफ नहीं फैलेगा, वो इस तरफ फैलेगा, और ये ब्लड जो है सारा यहाँ अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और ये किस तरह की शेप है? इट इज द शेप ऑफ अ लेंस, बाइकन्वेक्स शेप है, ये लेंस की शेप है, जिस तरह ये लेंस की शेप होती है। सो अगर आपको इसकी इस तरह का ड्यूरा मैटर सीटी स्कैन कराएं और आपको वहाँ पे जो हेमरेज है वो इस तरह का नजर आए, लेंस शेप, और साथ में हिस्ट्री हो हेड इंजरी की, और साथ में ये प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट की, सो आपको समझ आना चाहिए कि ये वाला जो हेमरेज हुआ है इसको ये एपीड्यूरल हेमरेज है। तो ये हमारा पहला हेमरेज हो गया जिसको हमने कहा एपीड्यूरल हेमरेज। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सब ड्यूरल हेमरेज। नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट करते हैं? सब ड्यूरल हेमरेज। Subdural hemorrhage, as the name indicate, it occurs in subdural space. Subdural hemorrhage, जैसा कि एपिड्यूरल हेमरेज एपिड्यूरल स्पेस के अंदर हो रहा था, इसी तरह जो सब ड्यूरल हेमरेज है ये सब ड्यूरल स्पेस के अंदर होता है। अब सब ड्यूरल स्पेस कौन सी स्पेस है? मैं अगर दोबारा ड्रा करूं बोन, ये है हमारी स्कल बोन, और ये जो बिल्कुल उसके साथ लेयर अटैच है ड्यूरा मैटर की, ये कौन सी है? ये है पेरिओस्टियल लेयर, पेरिओस्टियल लेयर। और उसके बाद जो लेयर है वो कौन सी लेयर है? ये है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल स्पेस प्रेजेंट थी उसको हमने क्या नाम दिया? एपीड्यूरल स्पेस। अब इस ड्यूरा मैटर के नीचे कौन सी लेयर होती है? जैसा मैंने अभी आपको बताया था स्टार्ट में, अरेकिनॉइड मैटर। सो ये है हमारे पास अरेकिनॉइड मैटर, ये है अरेकिनॉइड मैटर। इस मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर और इस अरेकिनॉइड मैटर के दरमियान में जो ये वाली स्पेस है इसको हम नाम देते हैं सब ड्यूरल स्पेस। एज द नेम इंडिकेट सब ड्यूरल, कि ये ड्यूरा से नीचे है, इसीलिए इसको नाम देते हैं सब ड्यूरल स्पेस। तो सब ड्यूरल हेमरेज वो वाला हेमरेज होगा जो इस स्पेस के अंदर हो, इस सब ड्यूरल स्पेस के अंदर हो, उस हेमरेज को हम नाम देंगे सब ड्यूरल हेमरेज। अब ये बात हमें पता चल गई कि इसकी लोकेशन कहाँ है, कि ये कहाँ पर होता है। अब जिस तरह हमने एपिड्यूरल हेमरेज की लोकेशन देखने के बावजूद उसके काजेज डिस्कस किए, तो अब हम देखते हैं कि ये जो सब ड्यूरल हेमरेज है ये क्यों होता है। सपोज here is central nervous system, ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
और ये ड्यूरा मैटर, ये अरेकिनॉइड मैटर, और उसके बिल्कुल अराउंड जो है वो कौन सी होती है, पाया मैटर। तो ये रेड वाली कौन सी है, दिस इज दिस, ये है हमारे पास पाया मैटर। ये पाया मैटर, ये अंदर ब्रेन सब्सटेंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये अरेकिनॉइड मैटर। बल्कि मैं अरेकिनॉइड मैटर को थोड़ा इसके करीब बना देता हूँ। ये अरेकिनॉइड मैटर। अब कुछ हमारे पास ऐसी वेन्स होती हैं जो इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर से ब्लड को ड्रेन कर रही होती हैं। उनको हम नाम देते हैं सेरिब्रल वेन्स या ब्रिजिंग वेन्स। उनको हम क्या नाम देते हैं, सेरिब्रल वेन्स। सपोज ये एक वेन, ये मुख्तलिफ सेरिब्रल वेन्स थी। ये क्या कर रही हैं कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इससे ये ब्लड को ड्रेन कर रही हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों लेयर्स के बीच में ये क्या है, ये ड्यूरल वीनस साइनसेस है। अब ये जो सेरिब्रल वेन्स हैं ये क्या करती हैं कि यहाँ से जो ब्लड अकोमोडेट होने के बाद ये आपस में यूनाइट करती हैं, और फिर यहाँ से ये सबसे पहले लेयर कौन सी है, ये ब्रेन सब्सटेंस को पास करके ये लेयर कौन सी है, पाया मैटर। तो ये पाया मैटर को पास करती हैं, उसको क्रॉस करती हैं, और फिर ये सेकंड लेयर कौन सी है, अरेकिनॉइड मैटर। तो ये अरेकिनॉइड मैटर को पास करती हैं, और फिर ये वाली लेयर कौन सी है, मेनिंजियल लेयर। फिर इस मेनिंजियल लेयर को पास करती हैं, और फिर कहाँ ड्रेन हो रही हैं, ये जो ड्यूरल वीनस साइनस है, फिर इसके अंदर ब्लड को ड्रेन कर देती हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कुछ सेरिब्रल वेन्स ब्लड कलेक्ट करती हैं, वहाँ से ये वेन जो है ये यूनाइट होती हैं, पाया मैटर को पास करती हैं सबसे पहले, फिर अरेकिनॉइड मैटर को पास करती हैं, और फिर इस कौन सी लेयर है, ये मेनिंजियल लेयर, मेनिंजियल और पेरियोस्टियल लेयर के बीच में ये जो स्पेस थी जिसको हमने ड्यूरल वीनस साइनस कहा था, ये मेनिंजियल लेयर को पास करने के बाद उस स्पेस में चले जाते हैं। इनको हम नाम देते हैं सेरिब्रल वेन्स या ब्रिजिंग वेन्स। अब जो सब ड्यूरल हेमरेज है वो बेसिकली इन ब्रिजिंग वेन्स या सेरिब्रल वेन्स के रप्चर होने की वजह से होता है। जिस तरह जो एपीड्यूरल हेमरेज था या एक्स्ट्रा ड्यूरल, चूंकि वो ड्यूरा से बाहर था, बोन और ड्यूरा के बीच में था, ड्यूरा से बाहर था, इसलिए उसको एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हेमरेज कहते थे। वो हो रहा था मेनिंजियल आर्टरीज और वेन्स के रप्चर होने की वजह से। इसी तरह ये जो सब ड्यूरल हेमरेज है ये होता है इन सेरिब्रल या ब्रिजिंग वेन्स के रप्चर होने की वजह से। वो कैसे होता है कि ये जो हमारे पास जिस पॉइंट पे ये जो सेरिब्रल वेन्स हैं ये इस मेनिंजियल लेयर को पास करके वीनस साइनस के अंदर ड्रेन हो रही हैं, इस पॉइंट पे वो टाइटली आपस में अटैच होती हैं, टाइटली फिक्स्ड होते हैं ये सेरिब्रल वेन्स इस पॉइंट पे, इस होल पर जहां पर वो मेनिंजियल लेयर और ड्यूरा मैटर को पास करके ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर हो रही है। अब देखेंगे जो ड्यूरा मैटर इट इज मोर स्टिकी विद द बोन्स, और जो अरेकिनॉइड और पाया मैटर हैं दे आर मोर स्टिकी विद द ब्रेन सब्सटेंस। तो ये ब्रेन सब्सटेंस है और उसके साथ अरेकिनॉइड और पाया मैटर स्टिकी हैं, ये बोन है और उसके साथ ड्यूरा मैटर स्टिकी है। सो अगर किसी भी वजह से ये ड्यूरा मैटर और इस ब्रेन की जो पोजीशन है वो सडन शिफ्ट हो, ये ड्यूरा मैटर ये ब्रेन सब्सटेंस और इसके साथ अरेकिनॉइड और पाया मैटर स्टिकी हैं, किसी भी वजह से
अगर ड्यूरा और ब्रेन की पोजीशन सडन शिफ्ट हो तो ये सेरिब्रल वेन्स जो है रप्चर हो जाती हैं। अब ये सेरिब्रल वेन्स जो हैं ये किस पॉइंट पे रप्चर होती हैं, तो वो पॉइंट जहाँ पर ये सेरिब्रल वेन्स जो थी मोस्ट कॉमनली फिक्स्ड थी, इस पॉइंट पर जहाँ पर वो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर को पास करके इस वीनस साइनस के अंदर एंटर हो रही, तो इस जगह पे वो रप्चर होती हैं। और जब इस जगह से वो रप्चर होंगी तो ब्लड कहाँ आएगा, इस स्पेस के अंदर। और ये कौन सी स्पेस है, सब ड्यूरल स्पेस। ये अरेकिडोइड मैटर थी ग्रीन वाली और ये मेनिंजियल लेयर थी। तो इसके दरमियान में इस पॉइंट पे जब फ्रैक्चर होता है, इन रप्चर होती हैं ये वेन्स, तो ब्लड कौन सी स्पेस में आता है, सब ड्यूरल स्पेस के अंदर। तो अब ब्लड जो है वो इस सब ड्यूरल स्पेस के अंदर आएगा, इस सब ड्यूरल स्पेस के अंदर आएगा। तो ये जो हमने कहा कि ब्रेन और ड्यूरा मैटर की पोजीशन सडन शिफ्ट हुई, ये किन कंडीशन में होता है, ये मोस्ट कॉमनली होता है डिसेलरेशन इंजरीज के केस में। अब डिसेलरेशन इंजरीज क्या हैं, सपोज आप अपनी गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं और बड़ी तेज़ रफ्तार के साथ जा रहे हैं, काफ़ी स्पीड है, तो जिस स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है तो आप भी उसी स्पीड में हैं, और आप उसी स्पीड में हैं तो आपका जो स्कल है वो भी उसी स्पीड में है, और जो ब्रेन है स्कल के अंदर वो भी उसी स्पीड में है। ये गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है आप भी उसी स्पीड से, तो आपका स्कल भी उसी स्पीड से, आपका ब्रेन जो है अंदर स्कल के वो भी उसी स्पीड से। अब लेट्स सपोज कि अगर गाड़ी जो है वो कहीं जाकर उसकी टक्कर हो जाती है, तो गाड़ी ये गाड़ी जा रही थी, टक्कर हुई यहाँ पे, तो जैसे ही गाड़ी की टक्कर होती है गाड़ी स्टॉप, तो जैसे ही गाड़ी स्टॉप आपका जो स्कल मोमेंटम के अंदर था मूव कर रहा था वो भी सडनली स्टॉप, लेकिन जो ब्रेन सब्सटेंस है वो स्टॉप नहीं होता। स्कल स्टॉप, गाड़ी स्टॉप, और आपके स्कल के अंदर जो ब्रेन था वो स्टॉप नहीं होता, वो जाके जो स्कल का पोर्शन है वो स्कल के साथ जाके यूं लगता है, वो स्कल के साथ जाके यूं लगता है। तो ऐसी इंजरीज को हम कहते हैं डिसेलरेशन इंजरीज, क्योंकि जब वो स्कल के साथ लगेगा वो ब्रेन का वो पार्ट जो स्कल के साथ लग रहा है वो डैमेज हो जाएगा। तो ऐसी इंजरीज को हम कहते हैं डिसेलरेशन इंजरीज। इन डिसेलरेशन इंजरीज के केस में हमारे पास सब ड्यूरल हैमरेज होता है, क्योंकि ये सेरिब्रल वेन्स या ब्रिजिंग वेन्स रप्चर हो जाती हैं। जब डिसेलरेशन इंजरी होती है तो जो ड्यूरा मैटर है और ब्रेन है इनकी पोजीशन में सडन शिफ्ट आता है, उसकी वजह से ये सेरिब्रल वेन्स जो हैं ये रप्चर हो जाती हैं और यहाँ पर ब्लड अकोमुलेट होकर सब ड्यूरल हैमरेज काज करवाता है। जो 80% सब ड्यूरल हैमरेज है वो इसी वजह से होता है, नहीं, ये मोस्ट कॉमनली ये इसी डिसेलरेशन इंजरीज की वजह से होता है, और ये मोस्ट कॉमन एल्डरली पीपल के अंदर होता है। एल्डरली पीपल में ये मोस्ट कॉमनली क्यों होता है, क्योंकि विद द एज जो ब्रेन है वो लिटिल बिट श्रिंक करता है, विद द एडवांसिंग एज ब्रेन लिटिल बिट श्रिंक्स करता है, और जब वो ब्रेन श्रिंक होता है तो ड्यूरा और ब्रेन की जो पोजीशन है वो उसमें शिफ्ट आ जाता है, उसकी वजह से ये वेन्स रप्चर हो जाती हैं। और एल्डरली पीपल में तो मामूली वजूहात से भी ये हो जाता है, नॉर्मल फॉल, जैसा कि जो जहाज़ होते हैं जो सस्ता नशा करते हैं, यानी अल्कोहलिक पीपल आम अल्फाज में, तो ये जो सस्ता नशा है उसके बहुत सारे असरात हैं। उस सस्ते नशे के असरात में एक ये सब ड्यूरल हैमरेज भी है, क्योंकि जो पी होती है ना, जिन्होंने जहाज़ होते हैं अल्कोहलिक, तो वो ऐसे गिर जाते हैं ऐसे खड़े खड़े अजीब तरीके से, तो इन फॉल्स की वजह से भी ये सेरिब्रल वेन्स रप्चर हो जाती हैं और सब ड्यूरल हैमरेज होता है। और दूसरा कि जो एपिलेप्सिक पेशेंट होते हैं, एपिलेप्टिक जिनको मिर्गी होती है, वो भी ऐसे स्पॉन्टेनियसली फॉल हो जाते हैं, तो उन फॉल की वजह से भी ये सेरिब्रल वेन्स जो हैं ये रप्चर कर जाती हैं और सब ड्यूरल हैमरेज हो जाता है। अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है, जैसा कि मैंने एपिड्यूरल हैमरेज की बताई कि या तो वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ और कुछ टाइम के बाद
प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू हो गई, या वो अनकॉन्शियस हुआ, रिकवर हुआ, फिर कुछ अरसे के बाद प्रोग्रेसिव अनकॉन्शियस। इसकी जो है क्लिनिकल पिक्चर वो है फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कि वो अनकॉन्शियसनेस का लेवल जो है फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस के साथ अगर पेशेंट आता है और वो आकर कहता है, हिस्ट्री देता है किसी हेड इंजरी की, या वो प्रीवियसली एंटीकोगुलेंट ड्रग्स पर है, यू मस्ट थिंक ऑफ सबड्यूरल हैमरेज। जिस तरह उसने हिस्ट्री दी हेड इंजरी की और ल्यूसिड इंटरवल आपको मिला, तो आपको सोचना चाहिए एपिड्यूरल हैमरेज का। इसी तरह अगर हिस्ट्री है हेड इंजरी की और फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस है, तो यू मस्ट थिंक ऑफ सबड्यूरल हैमरेज। जब आपको शक हुआ कि आपने एपिड्यूरल हैमरेज, आपने सीटी स्कैन करवाया, तो सीटी स्कैन में आपको क्या मिला? लेंस शेप्ड हैमरेज मिला। वो लेंस शेप वाला कौन सा था? एपिड्यूरल। अब इसकी शेप कैसे होती है? इसकी शेप जो होती है, क्योंकि ये बोन जो है यहाँ से फिर यूं हो जाती है, तो ब्लड जो है वो यहाँ यूं अकोमुलेट हो जाता है, और इसकी शेप जो है वो इस तरह की होती है, क्रीसेंट शेप, चांद के जैसी। लेकिन ये कोई अच्छी तरह का चांद नहीं है, बड़ा ही लीथल है, खतरनाक है। तो क्रीसेंट शेप इसकी आपको शेप मिलेगी इस हेमरेज की सीटी स्कैन करने पर। लेकिन इस हेमरेज के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत लेट अपीयर होते हैं, इनकी ऑनसेट बहुत लेट है, यानी कई सालों तक इसके सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होते, बाद औक़ात कई घंटों तक नहीं होते, कई दिनों तक नहीं होते। यहाँ तक कि जो इनिशियल इंजरी है उसके बारे में पेशेंट भूल ही जाता है कि मुझे कभी ऐसा हुआ भी था। लेकिन जो एपिड्यूरल है उसके बारे में ना आप भूलेंगे ना ऊपर वाले भूलेंगे जो अटेंडेंट हैं। तो ये था हमारा सबड्यूरल और एपिड्यूरल हैमरेज। सबड्यूरल हैमरेज, ये सबड्यूरल हैमरेज और एपिड्यूरल हैमरेज कहाँ हुआ था? यहाँ पे एपिड्यूरल हैमरेज इस तरह पर, कि ये वेल लोकलाइज था बहुत, ये उससे कुछ कम लोकलाइज्ड है। इसकी शेप लेंस शेप मिलेगी आपको, लेंस शेप ये हैमरेज मिलेगा आपको सीटी स्कैन पर, ये क्रीसेंट शेप। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स वगैरह डाल दूंगा, तो एनिमेशन होगी या कुछ पिक्स होंगी, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि सीटी स्कैन के अंदर ये हमें किस तरह का नज़र आता है। तो ये हमारे दो हैमरेज हुए। अब हम थर्ड हैमरेज पर आते हैं, सब अरेकिनॉइड हैमरेज पर। अब हम किस हैमरेज पर आते हैं? सब अरेकिनॉइड हैमरेज पर। अभी तक हमने सबड्यूरल और एपिड्यूरल डिस्कस किए। नाउ कमिंग टूवर्ड द सब अरेकिनॉइड हैमरेज। तो पहली चीज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हम किस सीक्वेंस में चल रहे हैं? सबसे पहले हम लोकेशन देख रहे हैं, एपिड्यूरल हैमरेज एपिड्यूरल स्पेस में, सबड्यूरल हैमरेज सबड्यूरल स्पेस में, तो सब अरेकिनॉइड हैमरेज सब अरेकिनॉइड स्पेस में। तो सब अरेकिनॉइड हैमरेज कहाँ पर होता है? सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो सब अरेकिनॉइड स्पेस है, ये सब अरेकिनॉइड स्पेस क्या होती है। सपोज ये है हमारा दिस इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और उसका एंटीरियर व्यू। उसके बाहर बिल्कुल क्या होगी? कौन सी लेयर है ये? पाया मैटर। पाया मैटर। उसके बाहर कौन सी लेयर है?
अरेकिनॉइड मैटर। और फाइनली जो लास्ट लेयर है वो कौन सी है? ड्यूरा मैटर। सो दिस इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ ये कौन सी है? ड्यूरा मैटर। और ये कौन सी है? अरेकिनॉइड मैटर। इनके दरमियान में जो स्पेस है ये सब ड्यूरल स्पेस, क्योंकि वो ड्यूरा से नीचे है, क्या ऊपर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये ड्यूरा के नीचे है, ये सब ड्यूरल स्पेस। जिस तरह ड्यूरा के नीचे वाली स्पेस जो है वो सब ड्यूरल स्पेस है, इसी तरह इस अरेकिनॉइड मैटर के नीचे वाली जो स्पेस है ये सारी ये है सब अरेकिनॉइड स्पेस। सो इस अगर सब अरेकिनॉइड स्पेस में यहाँ पे इस जगह पे अगर हेमरेज होता है, हीमाटोमा होता है, तो उसको हम कहते हैं सब अरेकिनॉइड हेमरेज। अब पहली चीज हमें पता चल गई कि ये लोकेशन इसकी कहाँ है, कि ये सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर होता है। अब दूसरी चीज है कि सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर क्यों होता है, इस एपिड्यूरल स्पेस के अंदर क्यों हुआ था ये हमने देखा, सब ड्यूरल स्पेस के अंदर क्यों हुआ था ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ये सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर क्यों होता है। जो सब अरेकिनॉइड स्पेस है, एक चीज तो इसके ये अंदर है कि सारे के अंदर ये CSF फील्ड होता है, CSF फ्लोट कर रहा होता है। अब जब और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो वेसल्स होती हैं जो कि ब्रेन को सप्लाई करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। वो मोस्टली जो वेसल्स हैं सारी की सारी वो इस सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर होती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सर्कल है, सर्कल ऑफ विलियस, वो भी बेस ऑफ ब्रेन पोजीशन पर इस स्पेस के अंदर होता है। जो सर्कल ऑफ विलियस है हमारा, जैसा कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ से एक ब्रांच निकली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, यहाँ से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, यहाँ से मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और यहाँ से नीचे से वर्टिब्रल आर्टरी, और यहाँ पे फिर क्या बनती है? कॉमन बेसिलर आर्टरी। और बेसिलर आर्टरी फिर डिवाइड हो जाती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर, दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। दिस इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये भी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। उसकी दो ब्रांचेज हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। नीचे से यहाँ से क्या आ रही हैं? दो वर्टिब्रल आर्टरीज, वो बन जाती हैं बेसिलर आर्टरीज के अंदर, और फिर वो डिवाइड होते हैं पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर। ये हम सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब होता क्या है कि ये जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं, इनको दो कुछ आर्टरीज आपस में यूनाइट करती हैं, उनको हम कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस। इसी तरह इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज से कुछ ब्रांचेस जो हैं वो अराइज करती हैं और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, और इस तरह ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलियस। ये सर्कल ऑफ विलियस और मोस्टली जो वेसल्स हैं ब्रेन की वो इस सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर मौजूद हैं। अब उन वेसल में से किसी को डैमेज हो जाए या इस सर्कल ऑफ विलियस में से किसी वेसल को डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से इस सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर हीमाटोमा की फॉर्मेशन होती है, उसको हम कहते हैं सब अरेकिनॉइड हेमरेज। अब तो दूसरा हमें पता चल गया कि ये क्यों होता है। अब इस सब इन वेसल्स की डैमेज होने का काज क्या हो सकता है? इनका काज जो 80% सब अरेकिनॉइड हेमरेजेस होते हैं उनका काज होता है बेरी एन्यूरिज्म। उनका काज क्या होता है? बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म क्या है? जैसा कि एन्यूरिज्म एक जनरल टर्म है जिसको हम कहते हैं कि अगर एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल वेसल की डायलेशन हो जाए, जैसा कि अब ये एक वेसल है, अब इसमें एन्यूरिज्म का क्या मतलब कि अगर इसकी एबनॉर्मल जो है और इरिवर्सिबल डायलेशन हो जाए उसको हम कहते हैं एन्यूरिज्म। तो बेरी एन्यूरिज्म का मतलब कि ये जो सर्कल ऑफ विलियस एंड सपोज जैसा कि ये था, तो इनके अंदर ये
एन्यूरिज्म डेवलप हो जाए, ये एन्यूरिज्म डेवलप हो गया। इसी तरह यहाँ पे एन्यूरिज्म डेवलप हो गया, इसी तरह यहाँ पे ये उसकी एबनॉर्मल डायलेशन है जिसको हमने एन्यूरिज्म कहा, बेरी एन्यूरिज्म। अब ये जो बेरी एन्यूरिज्म वाले पॉइंट्स हैं, दीज आर वीक पॉइंट्स। जब ये वीक हैं तो ये इजीली रप्चर हो सकते हैं। तो इन वीक पॉइंट्स की वजह से जब ये रप्चर होते हैं तो ब्लड जो है वो इस सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर आ जाता है, और ये सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर आता है तो ये सब अरेकिनॉइड स्पेस सीएसएफ फील्ड है, और सीएसएफ पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। तो वहाँ से ब्लड जो है वो इस सेंट्रल नर्वस सीएसएफ के अंदर मिक्स होता है और पूरी इस सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर जो है वो आ जाता है। वो ब्रेन हो, वो स्पाइनल कॉर्ड हो, सब के अराउंड जो है वो ब्लड इकट्ठा हो जाता है सीएसएफ के अंदर। ये होता है इस बेरी एन्यूरिज्म की वजह से। 80% उसका काज यही है। बेरी एन्यूरिज्म क्या है? एबनॉर्मल डायलेशन, और ये इरिवर्सिबल होती है। 20% है इसका काज आर्टीरियो वीनो मालफॉर्मेशन, आर्टीरियो वीनो मैलफॉर्मेशन। ये कंजेनिटल कंडीशन है, कंजेनिटल डिफेक्ट है कि इस स्पेस में जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनकी सही तरह फॉर्मेशन ही नहीं होती। जब उनकी सही तरह फॉर्मेशन नहीं होती सो दे कैन ईजीली रप्चर, और उनकी रप्चर की वजह से भी इस सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर हैमरेज हो जाता है। अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है? 3 चीज़ें हमने डिस्कस की अभी तक। हर हैमरेज की हम एक सीक्वेंस में डिस्कस करें। सबसे पहले लोकेशन, कि वो उसकी लोकेशन क्या है। फिर है कि उसमें ऐसा क्या होता है कि हैमरेज हो जाए, वजह क्या है। तीसरा है कि उस वजह का काज क्या है। हमने कहा कि हर जगह ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो कोई जाहिर सी बात है वेसल रप्चर होगी। तो दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी वेसल रप्चर हो रही है। तीसरी चीज़ देख रहे हैं कि उस वेसल के रप्चर होने का काज क्या है। तो हर एक का हमने देखा, और फिर हम देख रहे हैं क्लिनिकल पिक्चर। तो इसकी क्लिनिकल पिक्चर में आपको क्या मिलेगा कि पेशेंट आके कहेगा सडन एंड सीवियर हेडेक। वो कहेगा ऐसा लगता है कि किसी ने सर पे बहुत जोर से मारा कोई चीज़, हालांकि कुछ भी नहीं मारा होगा। वो स्पॉन्टेनियस इन बेरी एन्यूरिज्म के रप्चर की वजह से सडन एंड सीवियर हेडेक होगा। तो ये उसकी क्लिनिकल पिक्चर है। सडन एंड सीवियर अगर हेडेक हो तो यू मस्ट थिंक ऑफ, और अगर कोई हेड पहले ये भी काज हो। तो ये हमारा था सब अरेकिनॉइड हैमरेज। नाउ कमिंग टुवर्ड द लास्ट हैमरेज विच इज इंट्रासेरिब्रल हैमरेज। कौन सा है वो? इंट्रा सेरिब्रल इंट्रासेरिब्रल हैमरेज। एज द नेम इंडिकेट, उसकी लोकेशन क्या होगी? वो सेरिब्रम के अंदर होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कुछ ब्लड वेसल्स जो हैं वो इस ब्रेन सब्सटेंस को सप्लाई करने के लिए इसके अंदर एंटर होती हैं, और फिर वो डिवाइड हो जाती हैं फर्दर ब्रांचेस के अंदर। ये फर्दर ब्रांचेस के अंदर वो डिवाइड हो जाती हैं। वो लोग जिनके अंदर क्रॉनिक हाइपरटेंशन हो, जो क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हों, उनके अंदर क्या होता है कि इस वेसल के अंदर एक माइक्रो एन्यूरिज्म्स डिवेल्प हो जाते हैं। माइक्रो एन्यूरिज्म्स डिवेल्प हो जाते हैं, और हाइपरटेंशन की वजह से फिर ये माइक्रो एन्यूरिज्म जो है वो रप्चर होते हैं। और जब ये रप्चर होते हैं तो ब्लड जो है वो इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर जो है अकोमुलेट हो जाता है, हीमाटोमा की फॉर्मेशन होती है। इसे हम कहते हैं इंट्रा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्योंकि ये सेरिब्रम के अंदर बन रहा है। और हुआ क्यों? पहली लोकेशन हो गई, हुआ क्यों? सेकंड कि ये वेसल आ रही हैं हाइपरटेंशन की वजह से, क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से में माइक्रो एन्यूरिज्म डेवलप हुआ, और फिर वो माइक्रो एन्यूरिज्म जो है वो फिर इस हाइपरटेंशन की वजह से रप्चर होता है। और जब माइक्रो एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो वहाँ से ब्लड जो है वो अकोमुलेट होके इस सेरिब्रम के अंदर आ जाता है। तो इसके जो सिम्टम्स होंगे, इसके सिम्टम्स होंगे न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि ये सेरिब्रम के अंदर बन रहा है तो ये इसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे। सो ये आज के टॉपिक में हमने मेनिंजेस से रिलेटेड जो हेमरेजेस थे वो डिस्कस किए। तो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द लेक्चर। कि हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है। पहली पायामेटर, फिर अरेकिनॉइड और फिर ड्यूरा।
अब सबसे पहला था एपीड्यूरल हेमरेज, वो हमने बताया कहाँ होता है, एपीड्यूरल स्पेस के अंदर। क्यों होता है, मेनिंजियल आर्टरीज और वेन्स के रप्चर होने की वजह से। और मोस्ट कॉमन एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। काज क्या है, ट्रॉमा टू द हेड स्पेशली ऑन द टेम्पल। और जब ये होता है तो ब्लड वहाँ पे अकोमुलेट होता है और वो वेरी वेल लोकलाइज था। उसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या है कि इंजरी के बाद या तो अनकॉन्शियस नहीं हुआ और फिर प्रोग्रेसिव कॉन्शियसनेस डिवेल्प होना शुरू हुई, या अनकॉन्शियस हुआ फिर रिकवर हुआ, फिर कुछ अरसे के बाद वो अनकॉन्शियसनेस के स्टेट में प्रोग्रेसिवली जाना शुरू हुआ, यानी ल्यूसिड इंटरवल। सीटी स्कैन में उसकी पिक कैसी थी, लेंस शेप। और उसकी ट्रीटमेंट ये थी कि यहाँ पे वो सुराख करके निकाल लेते न्यूरोसर्जन। उसके बाद हमारे पास सब ड्यूरल हेमरेज, जो कि सब ड्यूरल स्पेस के, और एक बात है कि एपीड्यूरल को एक्स्ट्रा ड्यूरल भी कहते हैं। सब ड्यूरल हेमरेज जो है वो सब ड्यूरल स्पेस के अंदर होता है। और उसकी वजह क्या है, सब ड्यूरल के जो सेरिब्रल वेन्स है वो रप्चर होती हैं। क्यों होती हैं कि हेड और ड्यूरा की पोजीशन सडन शिफ्ट हो। कब कब होती है, डिसलरेशन इंजरी में, एल्डरली पीपल में मोस्ट कॉमन होती है ब्रेन के श्रिंक होने की वजह से, नॉर्मल फॉल की वजह से भी होती है एल्डरली पीपल में, जैसा कि अल्कोहलिक हो गए या एपिलेप्सी। तो इसकी शेप कैसी थी, क्रीसेंट शेप। और इसकी क्लिनिकल पिक्चर थी फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तीसरा है हमारे पास सब अरेकिनॉइड। उसकी वजह क्या थी कि सर्कल ऑफ विलस रप्चर हो जाए, उसके अंदर जो वेसल हैं और उसकी वजह से सब अरेकिनॉइड स्पेस के अंदर आ जाता है और पूरे ब्लड के अंदर वो पूरी कैविटी के अंदर जो है वो ब्लड आ जाता है, CSF फील्ड कैविटी के अंदर। अब जब आप लंबर पंक्चर लेते हैं, वहाँ से CSF निकालते हैं, तो चूंकि CSF के साथ आप ब्लड मिक्स हो चुका है तो आपको उस लंबर पंक्चर के CSF के सैंपल में RBCs भी मिलेंगे। लेकिन ये याद रहे कि जब आप लंबर पंक्चर ले रहे हो तो उस वक्त इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ ना हो, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ा हुआ हो तो लंबर पंक्चर लेना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो सब रेटिनॉइड स्पेस में पूरा आ जाएगा। उसके बाद इसकी क्लिनिकल पिक्चर क्या, सडन एंड सेवियर हेडेक। और लास्ट हमारे पास है इंट्रासेरिब्रल, क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से यहाँ पे स्मॉल जो एनोरिज्म डेवलप होते हैं और फिर वो रप्चर होते हैं, तो यहाँ पर अंदर ब्लड अकोमुलेट हो जाता है। हो क्या रहा है कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो एपीड्यूरल कुछ लोकलाइज था, वेल लोकलाइज, और उसके बाद जो सब ड्यूरल आया वो थोड़ा उससे फैल गया, उससे कम लोकलाइज है। जो सब अरेकिनॉइड है वो पूरी कैविटी के अराउंड है, पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अराउंड है, तो ये उससे मजीद कम लोकलाइज्ड है। इस तरह जब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो लोकलाइजेशन जो है कम हो जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट द हेमरेजेस रिलेटेड विद द मेनिंजेस।